आपका स्वागत है प्लस वन की इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम जो अपना सेकंड चैप्टर है उसका 7th पार्ट और लास्ट पार्ट करेंगे। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आंकड़ों के बारे में, डाटा के बारे में, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं और कहाँ से हम उन्हें कलेक्ट करते हैं या संकलित करते हैं। उसके बाद हमने प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियाँ पढ़ी थी। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ: प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, डाक विधि, टेलीफोन विधि। उसके बाद द्वितीयक जो आंकड़े थे उसकी दो विधियाँ थी। एक थी जनगणना विधि, सेंसस मेथड, और दूसरा था अपना ये प्रतिदर्श विधि, सैम्पलिंग मेथड। तो बात करते हैं कि ये प्रतिदर्श है, जो सैंपल है, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है। और इतने लेक्चर्स के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रतिदर्श यानी कि सैंपल समझ आ गया होगा कि क्या होता है। तो आइए एक बार मैं थोड़ा सा बता दूँ। जैसे हमने एक सैंपल की बात करते हैं। चीनी की बोरी है आपके पास। चीनी की बोरी आप जब दुकान में लेने जाते हो तो आप चीनी को देखना चाहते हो कि चीनी कैसी है। आप कैसे परखते हो? उसके हर एक दाने को चेक नहीं करते। उसमें से एक मुट्ठी आपने चीनी निकाली, उसको देखा कैसे दाने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मोटी चीनी है, जैसा भी आप देखना चाहते हैं। तो उस सैंपल से ही हमें पता चल जाता है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि चीनी सारी ऐसी ही होगी। उसी को सैंपल बोलते हैं, उसी को प्रतिदर्श बोलते हैं। तो जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, सूचना लेते हैं। अब यहाँ प्रतिदर्श का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके गांव का हमें कोई सर्वे करना है, कोई सूचना प्राप्त करनी है, किसी भी कोई भी सूचना हो सकती है। तो गांव के हर एक घर के अंदर जाकर या घर में जाकर सूचना प्राप्त करने की बजाय अगर हम 100 गांव का घर है उसमें से 25 ऐसे घर छांट लें जो अपना सारे गांव की सूचना जहाँ से अपने को प्राप्त हो जाए। सारे गांव की सूचना का अर्थ ये नहीं है कि एक घर में बैठे हो वो हमें 5 घरों के बारे में बता दें। इसका अर्थ ये है कि जिस एक घर में हम बैठे हैं उसके जैसे 5 या 6 घर और हैं, वो बिल्कुल वैसी ही सूचना देंगे जैसे हमें वहाँ मिल रही है। ये मतलब होता है सैंपल का या प्रतिदर्श का। तो प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व क्या है? एसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल: प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन। आपके सामने जो सबसे पहले लिखा है वो है प्रतिनिधित्व। ये तो प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है? जैसे मैंने अभी कहा कि हम आपके गांव में जाते हैं, एक घर के अंदर बैठे, अगर वो एक घर 5 या 7 घरों की जैसी ही सूचना हमें दे सके तो वो उन सबका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो जो हम सैंपल लेते हैं वो सारे समग्र अर्थात जनसंख्या, यूनिवर्स, पॉपुलेशन, ये हम टर्म्स पढ़ चुके हैं, उस सब का रिप्रेजेंट वो कर सके, प्रतिनिधि हो उसका। तो अगर 100 गांव के घर में हमने 100 घरों के गांव में अगर हमने 25 घर छांटे हैं सैंपलिंग के लिए, प्रतिदर्श के लिए, तो वो 25 घर सारे गांव की को रिप्रेजेंट करने चाहिए। दूसरा है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। जो हम 2 इकाइयाँ लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 घर लिए, वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक घर दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। भाई उसने ये जवाब दिया है तो मेरा जवाब ये होगा, उसने ये जवाब दिया है, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र उनके विचारधारा होनी चाहिए। तीसरा है सजातीय, होमोजेनिटी, अर्थात जो 2 इकाइयाँ हमने ली, मतलब कोई भी 2 इकाई उठाएं, हम ये नहीं है कि 2 इकाइयों के बारे में ही देखेंगे,
हमने जो सैंपल लिया है उनमें से जो दो कोई भी अगर हम इकाई उठाएंगे, इकाई समझते होंगे ना, प्रतिदर्श का जो एक यूनिट है, एक मद है, उसको बोलते हैं। तो उनके जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, एक घर से तो हमने पूछ लिया भाई आप कब उठते हो, कब सोते हो, कितनी देर काम करते हो। दूसरे घर में हमने पूछ लिया कि आपकी सैलरी बताओ, आप कहाँ कहाँ खर्चा करते हो, दवाइयों पे कितना खर्चा करते हो, पढ़ाई पे कितना खर्चा करते हो। अब हुआ क्या कि एक घर से तो हमने कोई और सूचना प्राप्त की, उसके गुण अलग हमने पूछे, और इधर जो दूसरा घर था उसके अलग गुण पूछे, तो दोनों का कंपैरिजन तो हुआ नहीं। तो जो इकाइयाँ हम लेते हैं वो सारी की सारी सजातीय होनी चाहिए। फोर्थ है पर्याप्तता, या बोलते हैं हमसे एडिक्वेसी। जो सैंपल हम लें वो एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 100 घरों का एक गांव है, उसमें से 4 घरों में जाकर सर्वे कर लें और बोले भाई सारे गांव का सर्वे हो गया। ऐसा नहीं है। कम से कम इतनी इकाइयाँ लेनी चाहिए कि जो सारे गांव का प्रतिनिधित्व कर सके। बिल्कुल वैसे ही बात है, अगर हम चीनी देखना चाहते हैं एक बोरी के अंदर की कैसे, और केवल एक दाना उठा ले बिना देखे, तो वो पर्याप्त नहीं है। कम से कम हम मुट्ठी भर के निकालेंगे बीच में से कहीं से भी, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये पर्याप्त है, और तब हम बता पाएंगे कि जो सैंपल हमने लिया है उसके आधार पर जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी, चीनी की सारी बोरी। ये वर्ड्स को ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देता रहूँगा जिससे आपके माइंड में ये टर्म्स हैं जो फिट हो जाए। जनसंख्या क्या होती है, प्रतिदर्श क्या होते हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर चीनी की बोरी की बात करें तो उस बोरी के अंदर जितने चीनी के दाने हैं वो अब हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, समग्र है, पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है। तो उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए जो हमने एक मुट्ठी चीनी निकाली है वो हमारा सैंपल है, वो प्रतिदर्श। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रतिदर्श की विधियां। प्रतिदर्श की कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं, उनके मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले है यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग। सविचार प्रतिदर्श, पर्पसिव सैंपलिंग। स्तृत प्रतिदर्श, स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। उसके बाद है व्यवस्थित प्रतिदर्श, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। कोटा प्रतिदर्श, कोटा सैंपलिंग। सुविधानुसार प्रतिदर्श, कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ विधियों को कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या तरीके हैं। एक बात माइंड में रखना इन विधियों को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, कि इनके अंदर हम केवल ये जानेंगे कि जो हम सैंपल ले रहे हैं, जो प्रतिदर्श हम ले रहे हैं, उसके लेने के क्या तरीके हैं। जैसे कि हमने चीनी की बोरी में से एक मुट्ठी चीनी निकाली थी, तो वो चीनी के दाने निकालने के क्या क्या तरीके हैं, बस ये वही विधियां हैं। अगर हमें एक गांव में जाना है जिसके अंदर 100 घर हैं, उन 100 घरों में से हमें 20 घर चुनने हैं जहां हम सूचना प्राप्त करेंगे, तो वो 20 घर किस तरीके से चुने जाएं, वो ये विधियां हैं। उनका केवल उस चुनाव के लिए ये विधियां हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहली विधि के ऊपर। सबसे पहली विधि है यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम, अपनी इच्छा अनुसार, किसी भी इच्छा से, हम नहीं जानते क्या होगा। तो इस विधि में क्या है, इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बैग है, बैग के अंदर आपने 20 गेंद डाल दी, 1 से लेके 20 उनके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, पहली गेंद पे 1, दूसरी पे, उनको मिला दिया। अब आप बिना देखे उस बैग के अंदर हाथ डालते हो और कोई एक बॉल निकालते हो, तो उस एक बॉल के बाहर निकलने की जो अवसर है, इसे वैसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता आपने 10th में पढ़ा भी होगा, वो बाकी सब गेंद के बराबर है। उससे हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते।
हम ऐसे छूकर या पता नहीं लगा सकते कि क्या सारी गेंद एक जैसी है। तो जब ऐसी हम सैंपलिंग करते हैं, इस तरीके से जब हम सैंपलिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसके अंदर अनुसंधानकर्ता को नहीं पता होता कि मैं कौन सा सैंपल उठाऊंगा या किस इकाई को चुनूंगा, उसके हाथ में नहीं होता है। इसके हम कुछ गुण देखते हैं क्या होते हैं। इस विधि के अंदर भी 2 तरीके हैं जिससे हम रैंडमली अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है लॉटरी विधि, दूसरा है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो पहली विधि है लॉटरी विधि। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे यूनिवर्स है, जैसे गांव के अंदर 100 घर हैं, तो उन घरों के नाम की पर्ची डाल देते हैं। फिर अपनी मर्जी से उनको मिलाकर कोई भी पर्ची निकाल ले जाते हैं। ये लॉटरी मेथड है, आपने लॉटरी में भी देखा होगा। दूसरा है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इसके अंदर क्या होती है कि एक टेबल होती है, उसके अंदर रैंडम नंबर्स होते हैं, यादृच्छिक नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। अब वो टेबल कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले बनाई थी LHC टिपेट ने 1927 के अंदर, 1927 के अंदर ये एक सारणी बनाई थी जिसके अंदर सारे के सारे ऐसे ही कुछ संख्याएं लिखी हुई थी। अपनी मर्जी से नहीं लिखते थे, लिखते तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन पक्षपात नहीं होता था कि कौन सी संख्या कब लिखनी। जैसे एक उदाहरण है, उन्होंने एक सेंसस रजिस्टर उठाया, उसमें से कोई भी संख्याएं लिखते गए, जितनी भी वो नंबर लिखे जाएंगे उस टेबल के अंदर, वो क्या होगी, रैंडम नंबर्स होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। अब एक तरीका मैं बताता हूँ, आप सड़क के ऊपर खड़े हो जाओ, जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है सबके, या बाइक, गाड़ी, बस, जो भी, सबके जो नंबर प्लेट पर नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स लिख लो। वो जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, रैंडम नंबर्स होंगे, क्योंकि आपने किसी गाड़ी को नहीं कहा भी तू गाड़ी यहाँ से जा या मत जा। तो ऐसे जब हम नंबर्स जनरेट करते हैं तो उसे हम यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं बोलते हैं। और सबको वो, अगर हमने दे रखा है घरों को नंबर, तो उस तालिका के हिसाब से जो नंबर्स फिट बैठते हैं वो हम अपने ले लेते हैं। अब इसके गुण, मेरिट्स हैं कुछ। सबसे पहली बात आप जो देख पा रहे हैं, इसके अंदर पक्षपात की कोई संभावना नहीं। आप चाहे लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर्स वाला कोई भी मेथड आप अपनाइए, कोई भी विधि का यूज़ कीजिए, पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप बिना देखे कौन। जैसे आप खेलते रहे होंगे, और अब लॉकडाउन में भी शायद आपने खेला हो, चोर राजा सिपाही वाला एक गेम होता है जिसके अंदर हम पर्चियाँ डालते हैं और फटाफट पर्ची उठाते हैं। तो जब तक हम पहली 5 या 6 चाल या बाजियाँ करते हैं, तब तक वो लॉटरी मेथड होता है, क्योंकि हमें तब तक पर्चियों की पहचान नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, आपको पहचान हो जाती है, हाँ ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इसमें राजा है, इसमें वो है। तो पहली बार जब हम निकालते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपके सारे नंबर्स की पर्चियाँ कहीं डली हुई है, उसमें से आपने एक पर्ची निकाली। जितनी भी आपने इकाइयाँ लेनी है, मान लो आपने एक गाँव के अंदर 100 घर है, उसमें से 25 लेने, तो 25 पर्चियाँ आप अपनी मर्जी से निकालो, उसमें से कोई पर्ची निकल जाए तो पक्षपात नहीं होगा। प्रत्येक इकाई को समान अवसर है, क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर कौन सी है, नीचे कौन सी है, हम मिलाएंगे, एक निकाल देंगे, कोई भी निकल सकता है। जैसे कि जब हम चोर राजा सिपाही वजीर वाली कोई पर्ची उठाते हैं तो सबको बराबर अवसर है। हमारे कभी न कभी राजा भी आया होगा, वजीर भी, चोर भी, सिपाही भी, सबको समान अवसर होता है। इसके बाद है शुद्धता का अनुमान। इस विधि के अंदर क्योंकि पक्षपात नहीं है, सभी इकाइयों को समान अवसर मिलता है, तो जो हमारे जो सूचना हमें प्राप्त होगी इन आंकड़ों से वो लगभग शुद्ध होगी। कई बार ये रिजल्ट्स बहुत उल्टे भी निकल जाते हैं, वो इसके हम अवगुण में देखेंगे। 4th पार्ट है सरल, सिंपल होती है, कुछ भी नहीं करना। आप खुद देखिए, आपको आंकड़े उठाने, आपने नंबर बनाए, पर्चियाँ बनाई, डाल दी, या तालिका में देखा ये नंबर उठाने हैं, वो उठा दिए। तो ये जो इकाई है बहुत सिंपल है, सरल है। ये आपके सामने अवगुण लिखे हैं, डीमेरिट्स हैं इस विधि की। सबसे पहले छोटे आकार के प्रतिदर्श में सहायक नहीं है।
जो मैंने बात की थी गांव के अंदर 100 घर, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो ये यूनिवर्स है, ये जो अपनी पॉपुलेशन है 100 घरों की, ये छोटे आकार का है। मतलब अपनी जनसंख्या ही कम है। मान लीजिए आपको 10 घर में से 2 घर छांटने हैं या 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स छांटने हैं, तो उसके लिए ये सहायक नहीं है। आपने कोई भी आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लिया आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, हमें 2 स्टूडेंट चाहिए जो रेस लगा सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लॉटरी विधि या इस रैंडम सैम्पलिंग से निकालेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन 2 में से एक भी ऐसा आ जाए जो भाग सकता हो, या जो हम सोचना चाहते हैं वो सूचना हमें मिल पाए। तो ये विधि तभी उपयोगी है जब अपना जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा हो। जैसे कि चीनी की बोरी, चीनी की बोरी में लाखों दाने होते हैं, उनमें से जब हमने 50, 60, 100 दाने अपने हाथ में निकाल लिए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे कि बाकी बोरी है उसके अंदर चीनी कैसी। इसी प्रकार जब हम अनाज मंडी जाते हैं अपना अनाज बेचने, जैसे भी गेहूँ बेचने जाते हैं या जीरी बेचने जाते हैं, तो वहाँ हम एक मुट्ठी या कुछ इतना अनाज लेकर उसके अंदर नमी कितनी है, उसका दाना कितना बड़ा है, ये सब बातें पता कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो जनसंख्या है, जो दाने हैं हमारे बहुत सारे हैं, असंख्य है। दूसरा इसका जो अवगुण है वो है महत्वपूर्ण इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल करना आवश्यक है। कई बार जैसे अभी हमने बात की थी, मान लो हम एक ग्रुप डांस की बात करते हैं, हमें 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, हम रैंडम सैम्पलिंग करके 5 स्टूडेंट्स को छांट लेते हैं। लेकिन जब हम डांस की बात करते हैं तो हम कुछ स्टूडेंट्स को चाहेंगे कि वो डांस में आए, जिनको अच्छा डांस आता है, तो वो अपनी महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। लेकिन अगर हम इस विधि का प्रयोग करें तो हो सकता है वो इकाइयाँ छूट जाएं, रह जाएं। तो ये 2 मुख्य अवगुण हैं इस विधि के, जो अपनी यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरी विधि है सविचार प्रतिदर्श, पर्पसिव सैंपलिंग। इस विधि में अनुसंधानकर्ता किसी प्रतिदर्श में से अपनी इच्छा अनुसार इकाइयाँ चुनता है। प्रतिदर्श में से नहीं, यहाँ पर प्रतिदर्श के रूप में आना चाहिए, क्योंकि हम इकाइयाँ चुनते हैं जनसंख्या में से, ना कि प्रतिदर्श में से। तो वो अपनी इच्छा अनुसार चुनता है। इससे पहले जो हमने विधि की थी उसमें उसकी इच्छा नहीं होती है, वो रैंडमली इकाइयों को उठा लेता है। लेकिन इस विधि के अंदर वो सोच समझकर अपनी इच्छा से किन्हीं इकाइयों को चुनता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अपना एक टूर प्लान करते हैं, मैं एक टूर प्लान करता हूँ, हम करते हैं कि पिंजौर घूम के आया जाए, तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स लेने हैं। अब कैसे लिए जाएं? तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई जिसके पास इकोनॉमिक्स है और जिनके पास हिस्ट्री है, इनमें से हम छांटते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों के पास हिस्ट्री है, कुछ बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में से 3 बच्चे, हिस्ट्री में से 5 बच्चे, या हिस्ट्री में से 4 बच्चे, इकोनॉमिक्स में से 4 बच्चे। अब ये किस में से कितने लेने हैं, ये किसकी इच्छा है? ये मेरी इच्छा है। तो अनुसंधान करता जब इस तरह अपनी इच्छा से, पर्पज से सैंपलिंग करता है, तो उससे हम स्वविचार प्रतिदर्श कहते हैं। और इसके कुछ गुण हैं। ये है कम खर्चीली, इकोनॉमिकल है। जैसे उसके अंदर तो हमें कुछ पर्चियाँ बनानी पड़ी थी या टेबल देखनी पड़ी थी, वो भी कम खर्चीली थी, ये भी कम खर्चीली है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही है क्योंकि हमारी मर्जी है। दूसरा सरल है, इजी है। कुछ मायनों में ये इजी है क्योंकि हमें कोई कैलकुलेशन, कोई गुना भाग ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एक सिंपल सा मेथड बनाते हैं और अपनी जो इकाइयाँ हैं उनको छांट लेते हैं। सबसे खास बात जो उसका अवगुण था वो इसका गुण, इसका यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का जो अवगुण था वो इस विधि का गुण है कि जब इकाइयाँ महत्वपूर्ण हो, उन इकाइयों को हम शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उस टूर पे चले, तो मैं उनको अपनी मर्जी से छांट सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा बच्चे जाएं,
हिस्ट्री वालों को हम छोड़ देते हैं। तो उस केस में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स के इतने बच्चे, हिस्ट्री के थोड़े कर दूंगा। तो जब मैं महत्वपूर्ण इकाइयाँ अपनी मर्जी से छांट सकता हूँ, तो ये इस विधि का एक गुण है। अब इसके अवगुण, जैसे हमने गुण पढ़े थे, आपको पता चल ही गया होगा कि इसके अवगुण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले पार्शियलिटी हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, पक्षपात की संभावना, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स वालों ने पक्षपात कर लिया। दूसरा है, जब पक्षपात इसके अंदर हो सकता है तो जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो इस तरीके को संदेह की नज़र से देखेंगे, तो इसकी विश्वसनीयता है वो संदेहपूर्ण हो जाती है। वो कहेंगे भाई इकोनॉमिक्स वालों ने पार्शियलिटी की है, हमें कम लिया है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा आए। तो ये दो इसकी डिमेरिट्स हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट विधि के ऊपर चलेंगे। अगली विधि है स्तरित प्रतिदर्श विधि, स्ट्रेटाफाइड या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा समग्र है, जो हमारी जनसंख्या है, उसकी इकाइयों को उनकी किसी विशेषता के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है और इस भाग को हम स्ट्रेटा बोलते हैं। स्ट्रेटा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव हम कर लेते हैं। अब ये जो विधि है, ये दो विधियों का लगभग मिलान है। जैसे कि इससे पहले जो हमने दो विधियां पढ़ी थी, उनमें से एक थी यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि और दूसरी थी सविचार प्रतिदर्श विधि। उन दोनों को जोड़कर आप कह सकते हैं कि ये विधि बनी है। अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषता के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है, फिर प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। जैसे आपकी क्लास के अंदर हम बांटते हैं आपकी कक्षा को विभिन्न भागों में। कैसे बांटेंगे? जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है वो अलग, जिनके पास मैथमेटिक्स है वो अलग, जिनके पास हिस्ट्री है वो अलग। ठीक है, मान लीजिए कि इनके पास ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जो दोनों ही हो, मतलब किसी भी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इनमें से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन नहीं है। सबके पास अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। आपकी सारी जो क्लास है वो 3 भागों में बंट गई है। तो ये तो हो गए स्ट्रेटास, हमने भाग बना लिए। अब इनमें से हम यादृच्छिक जो अपनी प्रतिदर्श विधि है उसको उपयोग कर हम अपने सैंपल्स निकाल लेंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था इससे पहले वाली विधि के अंदर, जो अपन टूर पे जाने वाला एग्जांपल था उसकी बात है, उसके अंदर भी हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर क्या थी, मेरा पक्षपात ज़्यादा था। लेकिन इसके अंदर हम कोई मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, जिस स्टेटा में कम स्टूडेंट्स है उसके अंदर कम लिए जाएंगे। तो इसके अंदर हम एक एक अवगुण दोनों का कम कर देते हैं पीछे वाली विधियों का। इस विधि को बोलते हैं स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। आइए इसके कुछ गुणों की बात करते हैं। अब इसके गुणों की बात है, उससे पहले एक बात बता दें, जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले विधि अपनाई जाती है सविचार प्रतिदर्श विधि। क्योंकि जब हम किसी समग्र को, यूनिवर्स को भागों में बांटते हैं तो वो हम सोच समझकर किसी गुण के आधार पर बांटते हैं। जैसे आपकी कक्षा को मैंने बांटा था कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अलग, मतलब आपके पास सब्जेक्ट क्या है ये हमने आपका गुण देखा, उसके अनुसार ही हमने क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसे स्ट्रेटा में डिवाइड किया। उसके बाद उसमें से कौन से स्टूडेंट लेने हैं वो हम कैसे तय करते हैं? यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा। तो दो विधियों के गुण इसके अंदर हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि इसको अंदर इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना हो जाती है, क्योंकि फिर कोई ये नहीं कह सकेगा जी इकोनॉमिक्स वालों ज़्यादा बच्चे चले गए या हिस्ट्री वाले छोड़ दिए गए हैं। तो लगभग सभी इकाइयों को प्रतिनिधित्व मिलने के चांसेस, अवसर अधिक हैं। ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि हमेशा मिलेगा, क्योंकि
हम प्रतिदर्श सैंपल का मतलब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम एक चीनी की बोरी लेने गए, हमने चीनी की बोरी को एक तरफ से खोल लिया। अब दुकानदार ने क्या कर रखा है कि जो ऊपर आधी से आधी बोरी है, 1/4 जो भाग है उसके अंदर तो अच्छी चीनी डाल रखी है और बोरी के नीचे बेकार चीनी है। तो हम अगर ऊपर से चीनी उठाते हैं है तो वो प्रतिदर्शी सैंपल ही उठाया और उसके अनुसार तो हमें अच्छी लगेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके क्योंकि इसके अंदर पक्षपात है, जो अपने को जनसंख्या दी गई थी या समग्र दिया गया था उसके अंदर ही। इन विधियों के अंदर 100% कहना हमेशा नहीं हो सकता कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावना होती है कि अगर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो सभी इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना अधिक है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन संभव है। हम अलग अलग भागों के अंदर तुलना कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विशेषताएं हमने पहले ही ले ली हैं तो ये अध्ययन थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद इससे हम ज़्यादा विश्व स्तरीय और ज़्यादा अच्छे परिणाम ला सकते हैं बाकी दोनों विधियां जो हमने इससे पहले पढ़ी थी उनको छोड़कर या उनकी तुलना में। इसके बाद हैं इसके अवगुण। सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि सबसे पहला काम हम इसके अंदर क्या करते हैं कि किसी जनसंख्या को, समग्र को, यूनिवर्स को विभिन्न भागों में, स्ट्रेटा में बांटने का काम है। अब उसको बांटने के लिए हमें सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस स्टूडेंट के पास इकोनॉमिक्स है, कितने के पास हिस्ट्री है या मैथ्स है। अगर मान लो हम बात करते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास है, 2 बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, बाकी 28 के पास इकोनॉमिक्स है, तो ये अपनी जानकारी अच्छी नहीं है क्योंकि स्टेटा नहीं बना। एक के अंदर तो केवल 2 स्टूडेंट हैं, उनमें से तो एक अगर हम 2 लेते हैं तो दोनों के दोनों आ जाएंगे और दूसरे में से बहुत कम आएंगे। तो हमें अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, तभी हम कर सकते हैं। इसलिए ये सीमित, इसका क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है। दूसरी परेशानी आती है स्टेटा बनाने में, भाग बनाने में। आपकी क्लास का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत तरीके से बना सकते हैं कि 1 से 10 रोल नंबर अलग, 10 से 20 अलग, 20 से 30 अलग, 1 से 15 अलग, 15 से 30 अलग, जो इस गांव से आते हैं वो अलग, जो ढाणी गोपाल से आते हैं वो अलग, जो साहू से आते हैं वो अलग, जो पारता की तरफ से आते हैं वो बच्चे अलग हैं। बहुत तरीके हैं बनाने के। तो ऐसा हम क्या बनाएं कि पक्षपात भी ना हो, अच्छा स्टेटा बन जाए, अच्छा भाग बन जाए। तो इसके अंदर थोड़ी कठिनाई आती है। लास्ट है छोटे समग्र के लिए ठीक नहीं। एक क्लास के अंदर 10 ही स्टूडेंट्स है, उसके अंदर हम क्या भाग करेंगे? तो ये विधि कब काम आती है? तो स्टेटा या जो यूनिवर्स है वो अपना थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है व्यवस्थित प्रतिदर्श, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सैंपल लेना है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। इस विधि में समग्र अर्थात यूनिवर्स जिसके बारे में बात हो रही है, वो सारी पॉपुलेशन, वो सारी जनसंख्या, वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुएं, उसी को समग्र बोलते हैं। इस विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक या वर्णात्मक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है तथा फिर पहली इकाई का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा किया जाता है और किसी सूत्र द्वारा बाकी प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जितनी भी इकाइयां हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है। आपकी क्लास का एग्जाम्पल लीजिए, आपकी क्लास को हम बहुत तरीके से क्रमबद्ध लगा सकते हैं। सबसे इजी क्या होता है? 2 तरीके हैं। क्रमबद्ध का मतलब है लाइन वाइज लगाना। अब किस तरीके से लगाएं? आपको रोल नंबर वाइज खड़ा कर दे तो आप क्रमबद्ध लग गए कि पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर। इसके बाद दूसरा क्या है, जैसे हम प्रेयर में एक क्यू में खड़े होते हैं लाइन के अंदर, पहले छोटा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑफ योर हाइट्स, असेंडिंग हाइट्स के अनुसार जब हम खड़े हो जाते हैं तो वो भी एक क्रमबद्ध तरीका है। तो सबसे पहले ये किया जाता है, किसी संख्यात्मक हो, भौगोलिक हो, वर्णात्मक, कोई भी तरीका हो, सभी जो इकाइयां हैं उनको क्रमबद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद जो पहली इकाई है उसका चयन किया जाता है यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा। मान लीजिए हमें टूर के लिए सिलेक्ट करना है इस विधि से, हम क्या करेंगे, 30 बच्चों को रोल नंबर वाइज खड़ा कर दिया। अब हमें पहला स्टूडेंट चुनना है कि कौन जाएगा। हम क्या करते हैं, 30 पर्चियाँ डाल लेते हैं 1 से लेकर 30 तक।
एक रोल नंबर कोई निकालते हैं। मान लीजिए कि वो रोल नंबर आ गया 3। अब 3 रोल नंबर के बाद पहला चुनाव हो गया, पहली इकाई हमने चुन ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई सूत्र लगाते हैं भाई, इसके बाद हर 5वां बच्चा जाएगा, तो 3 के बाद 5 जोड़ देंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा 8। 8वां बच्चा 8 के अंदर 5 जोड़ेंगे, 13वां बच्चा 13 के अंदर 5 जोड़ेंगे, 18वां बच्चा, 23वां बच्चा, 28वां बच्चा। इस प्रकार फिर हम चुनेंगे। इस विधि को कहते हैं व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। तो जो सबसे पहला काम क्या है, क्रमबद्ध करना है। उसके बाद है पहली इकाई का चयन करना है। पहली इकाई का चयन हमें नहीं पता पहली इकाई कौन होगी, लेकिन उसके बाद की सारी इकाइयां हमें पता होगी कौन कौन होगा। उसके बाद की जो इकाइयां हैं, जो स्टूडेंट्स हमने चुने थे, वो यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा नहीं चुने थे, वो हमने एक सूत्र बनाया था, एक फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले के द्वारा ही चुने। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस इकाई के या इस विधि के गुण। गुण है, सरल विधि है, आसान है, बिल्कुल आपने देखा, हमने एक क्रमबद्ध लगाया, आपको लाइन वाइज लगा दिया, एक पहली विधि को चुना, बाकी सबको अपने आप पता चल जाता है। प्रतिदर्श प्राप्त करने में, सैंपल प्राप्त करने में आसानी होती है। दूसरी बात है, पक्षपात की संभावना नहीं है, क्योंकि हमने सबको लाइन वाइज लगाया है। पहली विधि को यादृच्छिक विधि द्वारा चुना गया है, उसके बाद जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसके अनुसार सभी बच्चे चुने जाते हैं। तो जो पक्षपात है उसकी संभावना कम होती है, बिल्कुल नहीं होती या हो ही नहीं सकती, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो संभावना है वो कम है। इसके बाद बात करते हैं इसके अवगुण की। हाँ, तो सबसे बड़ा अवगुण इसका है, जो प्रत्येक इकाई है उसको चयन के लिए समान अवसर नहीं मिलता, क्योंकि जो पहली इकाई है उसके चयन के लिए सबको समान अवसर है। क्योंकि हमने जो 30 स्टूडेंट्स थे उनमें से एक स्टूडेंट चुनना है, वो हम लॉटरी मेथड से चुने या यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि दूसरी विधि से चुने, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है और सबको समान अवसर है। लेकिन जब एक चुन लिया तो सबको पता चल जाता है भाई अब मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। बाकी इकाइयां एक सूत्र द्वारा चुनी जाती है। इसके बाद है, समान विशेषताओं वाली इकाइयों से कोई निष्कर्ष नहीं। ये तो चलो हम छांटने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसी इकाइयां छांट ली इस विधि के द्वारा जिससे कि एक जैसी ही आंसर सबसे मिल रही हैं, सबकी विशेषताएं सेम हैं। विशेषताएं सेम अर्थात जो पहले ने आंसर दिया वही आंसर दूसरे ने दिया, वही तीसरे ने दिया, वही चौथे ने। 10 हमने सैंपल इकट्ठे किए थे, 10 के 10। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कि सारे बच्चे टूर पे नहीं जाना चाहते, कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने सारी क्लास को ही खड़ा कर लिया, चलो भी छांटते हैं। हमने 10 स्टूडेंट्स छांट लिए, तो पता चला कि वो 10 के 10 ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो जाना ही नहीं चाहते थे। तो समान विशेषताओं वाली इकाइयां, इससे हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि कोई टूर ही नहीं बन पाया, या केवल 2 स्टूडेंट निकल के आए। हमें 10 स्टूडेंट लेके जाने थे, जो हमने 10 छांटे उसमें से केवल 2 निकल के आए। तो ये है इस विधि के मुख्य अवगुण। नेक्स्ट विधि है कोटा प्रतिदर्श, कोटा सैंपलिंग। इस विधि में समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषता के अनुसार कई भागों में बांट लिया जाता है, फिर इन भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। प्रत्येक भाग से अनुपातिक इकाइयों का चयन किया जाता है। ये विधि कुछ अगर आपको याद आ रही हो, जो हमने की थी स्ट्रेटाफाइड, उस विधि के जैसी है, जो हमने स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श की थी। इसके अंदर फर्क कितना है, इकाइयों की उनकी विशेषताओं के अनुसार कई भागों में बांट लिया। जैसे कि आपकी क्लास को हमने बांट लिया, मैथमेटिक्स के बच्चे, इकोनॉमिक्स के बच्चे और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने 3 भागों में बांट लिया। अब हर एक जो भाग है उसमें से कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, कितनी इकाइयां हमें लेनी है, उसका निर्धारण हम करते हैं अनुपात के साथ। उसका अनुपात निर्धारित किया जाता है कि मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं और 10 एक के अंदर आ गए, तो अनुपातिक उसके अंदर हम 3 स्टूडेंट ले सकते हैं। कुछ ऐसा हम अनुपात निर्धारित कर सकते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि किस भाग में से कितने स्टूडेंट्स
लेनी है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी इकाइयाँ ली जाए। इसका चयन करता है गणक, न्यूमरेटर। आपको याद होगा ना, ध्यान रखिए, न्यूमरेटर हमने पहले भी पढ़ा था। अब जो गणक है वो अपनी मर्जी से, हमने बता दिया भाई इकोनॉमिक्स में से 3 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो जो गणक होगा वो अपनी मर्जी से कोई भी 3 स्टूडेंट छांट लेगा। तो इसका अवगुण तो यही पता चल गया है कि क्योंकि इसके अंदर पक्षपात की संभावना ज़्यादा होती है। ये वैज्ञानिक विधि है, ये इसका एक गुण है, क्योंकि हम इसको विशेषता के अनुसार भागों में बांट लेते हैं, फिर अनुपात निर्धारित करते हैं और उसमें से हम अपनी इकाइयों को छांटते हैं। अवगुण क्या है इसका, कि इसके अंदर पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गणक हो सकता है अपने पसंद के स्टूडेंट्स जो उसकी गुड बुक्स में हों उनको सेलेक्ट कर ले, तो ऐसी बात इसके अंदर हो सकती है। अब अपनी लास्ट विधि है सुविधानुसार प्रतिदर्श कन्वीनियंस सैंपलिंग। इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता उस विधि को अपनाता है जो उसे सुविधाजनक लगती है, उसे आसान लगती है या जो उसे पसंद है। मान लीजिए अब मुझे स्टूडेंट्स उठाने हैं इसी टूर के लिए, मैं क्या करूँगा, आपकी +1 का रजिस्टर उठाता हूँ, उसमें टिक टिक करता हूँ, चलो चलो अब ये स्टूडेंट्स हो गए, या जो मुझे ठीक से स्टूडेंट लगते हैं वो उठा लिए। कोई भी तरीका जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस हिसाब से करूँगा। लेकिन ये विधि क्या है, वैज्ञानिक नहीं है। इसके जो आंकड़े हैं वो अविश्वसनीय होते हैं और इसे शुद्ध विधि नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारी विधियाँ यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, कुछ बातें हैं, आइए करते हैं उनको भी। अब है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता क्या है, क्या विश्वास के योग्य है या किन बातों पर ही निर्भर करती है। तो सबसे पहले बात आती है प्रतिदर्श का आकार, साइज ऑफ सैंपल। अगर हमने जो सैंपल लिया है वो बहुत छोटा लिया है, इतना छोटा है कि वो अपनी जो पूरा समग्र है, जो यूनिवर्स है, उसको प्रतिदिन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये विश्वसनीय नहीं होगी, रिलायबल नहीं होगी ये विधि। तो प्रतिदर्श का आकार है वो एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, जैसे कि हमने किसी एक विधि के गुण में भी पढ़ा था। अब दूसरी बात है प्रतिदर्श की विधि, मेथड ऑफ सैम्पलिंग कौन सी यूज कर रहे हैं। हमने इस्तेमाल किया जो लास्ट वाली थी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो अपनी मर्जी से आया वो हमने चुन लिए। तो ऐसी विधियों से इस जो सैम्पलिंग डाटा है, जो प्रतिदर्श सांख्यिकी है, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो हमें विधि ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो वैज्ञानिक हो और उस उद्देश्य के लिए सूटेबल हो। उसके बाद है सूचकों और गणनों में पक्षपात की भावना, बायस ऑफ कोरेस्पोंडेंट्स एंड न्यूमरेटर्स। अर्थात सूचना देने वाले अगर पक्षपात करते हैं, गणक पक्षपात करते हैं, आंकड़ों के चयन में या इकाइयों के चयन में पक्षपात हो गया, फिर सूचना में पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर उनमें पक्षपात की भावना है, आपको लगता है, तो वो जो आंकड़े हैं वो बायस्ड होंगे, विश्वसनीय नहीं होंगे। उसके बाद है प्रगणकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर्स। अगर जो हमारे गणक है वो अच्छे प्रशिक्षित है, उनको सारी बातें पता है, उनको जो काम दिया गया है उससे अलग भी जो नॉलेज है, उनके द्वारा जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उस अनुसंधान की, उस डेटा की या उन आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो जरूरी हैं प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता के लिए। अब हम थोड़ी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करेंगे सेंसस एंड सैंपल मेथड्स के बीच में। जनगणना में प्रतिदर्श की जो विधियां हैं उनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम उनकी कवरेज के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि हमें पता है जो जनगणना विधि है उसके अंदर जितना भी अपना यूनिवर्स है, हर एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, हर एक इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है। जबकि प्रतिदर्श के अंदर समग्र की कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अन्वेषण किया जाता है, उनसे ही सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा है उपयुक्तता, सुटेबिलिटी। अब कौन सी विधि कहाँ उपयुक्त है,
तो जनगणना विधि उपयुक्त है जहां अपना जो कवरेज है, जो क्षेत्र है, वो थोड़ी जगह पे या थोड़े लोगों पे या जो अपनी पॉपुलेशन है यूनिवर्स है वो कम हो, वहाँ पे ये उपयुक्त है। और प्रतिदर्श जो विधि है वो उपयुक्त है चाहे समग्र अपना यूनिवर्स कितना भी बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो केवल सैंपल ही लेना होता है। तो ये है सुटेबिलिटी। उसके बाद है एक्यूरेसी। शुद्ध विधि कौन सी है? जाहिर सी बात है कि जो जनगणना विधि है वो ज़्यादा शुद्ध और विश्वसनीय होगी, क्योंकि हम हर एक इकाई के पास जाकर या हर एक इकाई के आंकड़े प्राप्त करते हैं, हर एक इकाई से सूचना प्राप्त करते हैं। जबकि जो प्रतिदर्श विधि है उसके अंदर हम केवल कुछ इकाइयों से आंकड़े प्राप्त करते हैं। तो ज़्यादा शुद्ध हुई कौन सी? जनगणना विधि। लेकिन एक बात आती है सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर कि क्योंकि उसके अंदर आंकड़े इकाइयाँ कम होती है तो उसमें गलती की संभावना कम होती है। अगर हो जाए तो हम उसे जल्दी से पता भी लगा सकते हैं, लेकिन जनगणना विधि में ऐसा संभव नहीं है। फोर्थ पॉइंट है लागत का। सीधी सी बात है, अगर हम जनगणना विधि करेंगे, हर एक इकाई के पास जाएंगे या हर एक इकाई का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो अपना खर्चा है वो ज़्यादा लगेगा, जबकि जो सैम्पलिंग मेथड है उसके अंदर खर्चा कम लगता है। समय, जहाँ खर्चा ज़्यादा लगा है वहाँ समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक इकाई का अध्ययन करना है और प्रतिदर्श में कुछ इकाइयों का अध्ययन करना है। तो प्रतिदर्श में समय कम लगता है, जनगणना विधि में समय अधिक लगता है। उसके बाद अब हम कंपैरिजन क्या करें? अगर अपने पास बहुत समय है, खूब ही समय है, खाली बैठे हैं कि कोई बात नहीं, 1 साल में हो जाए अन्वेषण, 2 साल में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जनगणना होती है 1 साल या 2 साल, 1 साल तो मिनिमम चलती है और 1 साल उसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर हमारे पास समय कम है तो हम कौन सी विधि? प्रतिदर्श विधि का उपयोग करेंगे। समय ज़्यादा है तो जनगणना विधि का उपयोग करेंगे, अगर बाकी चीज़ें अपने फेवर में हैं तो। उसके बाद है मदों का स्वरूप, नेचर ऑफ आइटम्स। अगर जो इकाई है उसकी ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं कि एक इकाई की कुछ विशेषता है, मदों का स्वरूप ही अलग है, तो हमें जनगणना विधि का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर सजातीय हैं, सभी के सभी आइटम्स हैं, तो हम प्रतिदर्श विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है सत्यता की जांच। अगर हम जनगणना विधि या समग्र विधि द्वारा आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो कहाँ गलती हुई हम ढूंढ नहीं पाएंगे और आंकड़ों की जांच करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन प्रतिदर्श की विधि में ना तो निरीक्षण का कार्य मुश्किल है कि आप सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल में ना गलती हो, निरीक्षण भी किया जा सकता है, वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है कि जो आंकड़े हैं वो सही है या नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब हमने एक इकाई उठाई तो हम उस इकाई के पास जाकर पूछ सकते हैं, हाँ भाई ठीक था, सबसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन ये सत्यता की जांच हो जाएगी कि वो जवाब जो लिखे हुए हमारे पास है ये वही है जो सूचना देने वाले ने दिए थे। लेकिन जनगणना में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये थी हमारी विधियाँ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है त्रुटियों का, एरर्स का। सांख्यिकी त्रुटियाँ क्या होती हैं? ये जो आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं इनके अंदर अगर कोई गड़बड़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ दिक्कत, एरर, गलती हो जाए, उन्हीं को हम त्रुटियाँ कहते हैं। त्रुटियाँ होती है 2 प्रकार की, आप अपनी बुक्स में देखना, एक आधा क्वेश्चन एक बार मिल जाता है इसके अंदर। एक होती है प्रतिदर्श त्रुटियाँ अर्थात सैम्पलिंग एरर्स, दूसरी होती है अप्रतिदर्श त्रुटियाँ, नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जो प्रतिदर्श त्रुटियां हैं, सैम्पलिंग एरर्स है, उनका मीनिंग है कि वो गलतियां कब हुई? जब हमने सैंपल बनाया, प्रतिदर्श बनाया, जब हमने इकाइयों का चयन किया तभी कुछ गलती हो गई, या हमने विधि सही नहीं लगाई, या हमने कम इकाइयां चुन ली, कुछ भी हो वो गलती हुई है वहां पर। उसके बाद जो दूसरी है अप्रतिदर्श विधि, नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर कब होती है कि हमने सैंपल तो ठीक ले लिया, इकाइयाँ ठीक चुन ली, लेकिन आगे जो निष्कर्ष निकाले, जो जमा घटा की, वहाँ पे गलती हो गई। उसके अंदर कुछ हैं जैसे मापन संबंधी त्रुटियाँ हैं, कुछ मापना था वो मापने में गलती हो गई। मान लीजिए हमें क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट ही मापनी है तो वो हाइट मापने में गलती हो गई। तो ये ऐसी जो गलतियाँ आएगी ये अप्रतिदर्श त्रुटियाँ होती है। अनुत्तर संबंधी त्रुटियाँ, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, कई लोगों ने जवाब ही नहीं दिए, प्रश्नावली में कुछ प्रश्न छोड़ दिए या सारे प्रश्न छोड़ दिए। अंकगणितीय त्रुटियां, जमा, घटा, गुना, भाग, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक्स इसके अंदर हो गई है।
पक्षपात की त्रुटियां, कुछ गड़बड़ की पक्षपात के कारण होगी। हमने पक्षपात लिया, हमें लगा नहीं भी इसके मार्क्स इससे ज़्यादा कर देते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं पक्षपात के कारण। तो वो त्रुटियां होती है पक्षपात के कारण। तो अब बात आती है मूल्यांकन की। अपना लेसन समाप्त होता है। जितना लंबा आपको लगा है कि ये 7 पार्ट्स में समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ, और जब धीरे धीरे बैठ के करते हैं तो लंबा हो ही जाता है, क्योंकि मैंने वीडियो ज़्यादा कर दी है। लेकिन छोटा सा चैप्टर था, और आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसका जो मूल्यांकन है वो मैं आपको अलग से भेजूँगा, आपको कर और मुझे वापस भेजूँगा। धन्यवाद।